नमस्कार, चर्चा में आप सभी का स्वागत है। 69वें स्वाधीनता दिवस पर हमारी ओर से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। पिछले साल आज ही के दिन पहली बार भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित किया था। उन्होंने कुछ कार्यक्रमों की बात की थी, कुछ योजनाओं की बात की थी, श्री गणेश किए थे बहुत सारे कार्यक्रम देश के लिए। आज एक बार फिर ठीक एक साल बाद उन्होंने उन्हीं कार्यक्रमों से शुरुआत की और उन्होंने देश की जनता को बताया कि इस यात्रा में वो कहां तक आकर पहुंचे हैं। और इसके साथ ही उन्होंने कुछ नए संकल्प भी लिए, अपने लिए कुछ नए लक्ष्य भी निर्धारित किए। आज इस एक साल की यात्रा पर बात करेंगे और इस बातचीत में हमेशा की तरह हमारी जनता जनार्दन यहाँ बैठी है और हमारे साथ हमारे विशिष्ट मेहमान भी यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं। आइए सबसे पहले अपने विशिष्ट मेहमानों का आपसे हम परिचय करा दें। हमारे साथ नरेंद्र तनेजा जी बैठे हैं जो कि आर्थिक राजनीतिक विश्लेषक हैं। बहुत बहुत स्वागत है नरेंद्र जी आपका। हमारे साथ पिंकी आनंद हैं जो कि एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका। बिंदेश्वर पाठक जी हमारे साथ हैं, सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक। बहुत बहुत स्वागत आपका बिंदेश्वर जी। प्रोफेसर डॉली अरोड़ा हमारे साथ हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से आती हैं। स्वागत है डॉली जी। अरविंद प्रसाद जी हमारे साथ हैं जो कि डीजी हैं फिकी के, आपका स्वागत है। और हितेश शंकर जी हमारे साथ हैं, आपका स्वागत है, संपादक हैं 5 जन्य के। तो तमाम मेहमान हमारे साथ बैठे हैं जो कि बात करेंगे। और ये जो एक साल का वक्त गुजरा है इसमें हमने कितने कदम लिए हैं और किन और कदमों की तरफ हम बढ़ेंगे, इसके बारे में बात करेंगे। पर आइए इससे पहले जरा पिछले साल की भी कुछ एक बानगी देख लें और इस साल की भी जो बात प्रधानमंत्री ने देश के सामने रखी है उस पर एक नजर डाल लें। ये दूसरा अवसर था जब आजादी के बाद जन्मे किसी प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन में जन कल्याणकारी राष्ट्र की स्पष्ट प्रतिबद्धता थी, तो साथ ही नए भारत के निर्माण के लिए दृष्टि भी। 125 करोड़ देशवासियों की एक टीम जब टीम बनकर के लग जाती है तो वो राष्ट्र को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाते हैं, वे राष्ट्र को बनाते हैं, वो राष्ट्र को बढ़ाते हैं, वे राष्ट्र को बचाते भी हैं। भारत सरकार का जो मंत्रालय कृषि मंत्रालय के रूप में जाना जाता था वो कृषि मंत्रालय एवं किसान कल्याण मंत्रालय के रूप में जाना जाएगा। और आने वाले दिनों में कृषि के लिए जैसे योजना बनेगी वैसे किसान कल्याण की भी योजना बनेगी। टीम इंडिया का संकल्प है इन 18,500 गांवों में 1000 दिन के अंदर बिजली का खंभा, बिजली का तार और बिजली पहुंचे, ये काम पूरा करके दिया जाएगा। पूरे विश्व की तुलना में हमें आगे बढ़ना है तो हमारे युवकों को हमें प्रोत्साहित करना होगा, उनको अवसर देना होगा। हमारे युवक नए उद्योगकार कैसे बने, हमारे युवक नए उत्पादक कैसे बने, पूरे देश में इन नए उद्यमियों के द्वारा एक स्टार्टअप का पूरा नेटवर्क कैसे खड़ा हो। हिंदुस्तान का कोई जिला, हिंदुस्तान का कोई ब्लॉक ऐसा ना हो कि आने वाले दिनों में नए स्टार्टअप शुरू न हुए हो। क्या भारत ये सपना नहीं दे सकता कि हम दुनिया में स्टार्टअप की दुनिया में भारत नंबर 1 पर पहुंचेगा? आज हम नहीं है। भाइयों बहनों, इस स्टार्टअप को मुझे बढ़ देना और इसलिए मेरा संकल्प है आने वाले दिनों में स्टार्टअप इंडिया और देश के भविष्य के लिए स्टैंड अप इंडिया। पिछले वर्ष जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित किया था तब भी उन्होंने नई नीतियों और योजनाओं का खाका पेश किया था। एक ऐसे भारत की तस्वीर रखी थी जिसमें बेटियां सुरक्षित हों, देश साफ सुथरा हो, मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में विदेशों पर निर्भरता कम हो और वस्तुओं का निर्माण देश में ही हो जिसमें विदेशी निवेश हो। भारत डिजिटल तौर से पूरी तरह सक्षम हो, देश के युवाओं में हुनर पैदा किया जा सके जिससे रोजगार के अवसर बढ़ें, समाज के अंतिम व्यक्ति के पास भी आर्थिक सुरक्षा हो, उनके बैंक खाते हों, गांव के विकास की जिम्मेदारी खुद सांसद उठाएं और शासन प्रशासन में पारदर्शिता हो, सरकारी मुलाजिम समय पर काम पर आएं।
ये कुछ ऐसी बुनियादी बातें थीं जो देश के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए बेहद जरूरी थी। इस एक वर्ष में देश इन बातों पर कहां तक पहुंच पाया? जाहिर है बीता एक वर्ष एक्शन पैक्ड था। सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में अनेक इनिशिएटिव्स लिए गए जिनके नतीजे भी सामने हैं। पिछले 15 अगस्त से इस 15 अगस्त तक साल बिल्कुल एक्शन पैक्ड रहा है और इस साल में हमने कितनी यात्रा तय की है और किस प्रकार से की है, आज इसी के बारे में हम बात करेंगे। नरेंद्र तनेजा जी हमारे साथ हैं। नरेंद्र जी, जिस तरह से हमारे यहाँ कहा जाता है कि आगे आगे दौड़ पीछे पीछे छोड़, ये जो आशंकाएं हमेशा लगी रहती है कि आप आगे तो बढ़ रहे हैं लेकिन जो पीछे का ग्राउंड है उसको आपने कितना पकड़ के रखा है। आज प्रधानमंत्री ने जब अपनी बात शुरू की तो उन्होंने पिछली बार की जो कुछ उन्होंने लक्ष्य अपने लिए रखे थे, जनता के सामने पेश किए थे, उसके बारे में उन्होंने बताया कि हमने ये किया। आपको क्या लगता है कि ये जो एक तरीका है काम करने का, इस एक साल में हमने इसको और देश की जनता ने बहुत गंभीरता से देखा है। आप क्या कहते हैं आज के पूरे इस भाषण पर, अगर हम उसे पिछले साल के बनिस्बत देखने की कोशिश करें? देखिए, अगर आप देखिए जो सबसे बड़ी बात कही और जिसको पूरा देश समझा, बच्चों से लेकर के और बुजुर्गों तक, कि देश का जो निर्माण होता है वो एक टीम वर्क होता है, खाली प्रधानमंत्री नहीं करते हैं, हर एक व्यक्ति। टीम इंडिया की बात, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, हर भारतीय 125 करोड़ लोग, सब लोग मिलकर कर रहे हैं। और साथ में पुराना संदर्भ, जो बातें कहीं उसका साथ में जो अच्छा लीडर, चाहे वो कंपनी में लीडर हो, चाहे वो राजनीति में लीडर हो, और प्रधानमंत्री देश के जो है सबसे बड़े नेता होते हैं, एक तरह से चीफ एग्जीक्यूटिव होते हैं और वही देश को प्रिसाइड ओवर करते हैं। उन्होंने कहा कि पिछली बार जब आया तो मैंने आपके सामने ये एजेंडा रखा, अब ये इसका मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं, एक तरह की रिपोर्ट, आप ऑडिट करिए, आप देखिए कितना काम हुआ है। जैसे स्वच्छता की बात हुई, प्रधानमंत्री ने बताया कि बच्चे ऑडिट कर रहे हैं, बच्चे ऑडिट कर रहे हैं और बच्चे एम्बेसडर बन गए। तो आप ये देखिए कि किस तरीके से जो देश में जब बच्चे जुड़ने लगे, तो आप ये देखिए इसमें दो चीजें हैं। एक तो ये कि प्रधानमंत्री ने जो लीडरशिप दी, एक लीडरशिप दी, और लीडर इस तरीके की जो ट्रिकल डाउन हो गई, जिसमें नीचे से लोग जुड़े हैं। पिरामिड की बात करें कि कोई भी जो पिरामिड होता है, अगर उसका बॉटम मजबूत नहीं होगा तो वो टिकेगा नहीं, जैसे उन्होंने बात करी। अच्छा, साथ में आप ये देखिए किसान की बात, इस बात बिल्कुल कितनी, मुझे ये लगता है किसी ने पहले वो सोचा क्यों नहीं कि एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री है लेकिन जो एग्रीकल्चर करने वाले हैं वो परेशानी में है, उनके लिए अलग फोकस चाहिए। तो उन्होंने कहा गया कि उसके लिए उस पर पूरा विचार किया गया, उसका मंत्रालय का नाम भी खाली नहीं बदला गया, अंदर पुनः निर्माण होगा मंत्रालय उसके साथ में। इसके साथ में आप देखिए, बड़ी छोटी सी बात लगती है लेकिन अगले साल जब वो बोलेंगे तो आप देखेंगे, ये कहा गया कि जितनी भी सरकारी बैंकों की ब्रांचें हैं या बैंकों की ब्रांचें हैं वो इनिशिएटिव लेंगी, जो बॉटम में जो सबसे कमजोर, पिरामिड में जो सबसे कमजोर है उसको सहायता करेंगी, जिससे अगले 15 अगस्त तक वो एक उद्यमी बनकर खड़ा हो जाए। क्योंकि जिससे लोगों की ये देखना है कि सिर्फ सरकार जॉब क्रिएट करेगी, उसमें मैसेज है कि जॉब आप भी क्रिएट करेंगे, जॉब सरकार भी करेगी, टीम इंडिया का पूरा काम होगा। और एक बात मैं और कहना चाहूंगा यहां पे बहुत उसे, कि कुल मिलाकर के अगर आप गौर करके देखिए कि पिछली जब से मई से एनडीए पावर में आई है, बीजेपी की सरकार पावर में है, आप ईमानदारी से ऑडिट करा के देख लीजिए, देश के अंदर उमंग, जो उमंग होती है, कोई भी काम आप नहीं करते, कितनी अच्छी योजनाएं बना लीजिए, अगर जनता के अंदर उमंग नहीं होगी, आप किसी भी प्लानिंग का इंप्लीमेंटेशन नहीं करते, आप कुछ भी करिए, आप इंप्लीमेंटेशन उसका नहीं हो सकता। क्योंकि इंप्लीमेंटेशन के लिए जमीन पर उमंग चाहिए। और सबसे बड़ी बात प्रधानमंत्री की स्पीच की, काफी लंबी स्पीच थी, ईमानदारी की स्पीच थी, कोई ऐसी चीज नहीं जिसको कहीं नहीं कवर किया, सारी बात सकारात्मकता की थी, पॉजिटिविटी की बात थी, कैसे हम पॉजिटिविटी क्रिएट करें, रोड मैप भी साथ में दिया, और जो पिछली 15 अगस्त को बोला था उसका देश के सामने रिपोर्ट पेश कर दी कि आपने सबसे बड़ी ऑडिटर जनता है, आप ऑडिट करिए। जी, हमारे साथ पिंकी आनंद जी हैं। पिंकी जी, प्रधानमंत्री का थ्रस्ट जो है वो बहुत कुछ इस बात पर रहा है कि जो ऐसी प्रक्रियाएं हैं जो जंजाल बन गई हैं, जो जी का जंजाल बन गई हैं, उनसे हमें मुक्ति चाहिए। चीज़ें पारदर्शी हों, साफ हों, स्पष्ट हों, सरल हों, इस दृष्टि से हमें आगे बढ़ना है। और हमने देखा कि पिछले एक साल में इस तरह की चीज, आज भी उन्होंने इस बात को रेखांकित किया है। आप किस तरह से देख रही हैं, खासतौर से लीगल अर्थों में भी इन सब चीज़ों को, और ख़ासतौर से प्रक्रियाओं को और कानून के उन जालों को हटाने की भी एक बात? देखिए, वैसे तो आप देखें तो पूरी स्पीच में कानून का एक बहुत छोटा सा अंश था, लेकिन जो अंश था यही इसी चर्चा पे था।
जिसका आपने जिक्र किया कि कानूनी प्रक्रिया जो है वो सिंप्लीफाइड होनी चाहिए, और लिटरली ये कहा कि वहाँ तक जाना ही नहीं चाहिए अगर पॉसिबल हो। खैर वो अलग बात है कि जब मुश्किल आती है तो जाना तो पड़ता है, बट ये सही चीज़ है कि ना बजेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, तो ना प्रॉब्लम हो ना आप उधर जाएं। तो शायद इसीलिए अगर आप पूरी स्पीच में देखें तो बहुत छोटा सा अंश इस बात पर था। बाकी जो सारी प्रधानमंत्री ने अपनी जो चर्चा की, सबसे मुझे शायद जो अच्छा लगा, उन्होंने जो कहा कि गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती है, गवर्नमेंट का काम है पॉलिसी बनाना, लेकिन उसमें कुछ दम नहीं है। पॉलिसी बनाने में सिर्फ बात नहीं है, पॉलिसी को इम्प्लीमेंट या लागू करने की जो बात है। और जो दूसरी बात मुझे हमेशा मोदी जी की अच्छी लगी है, एक विजनरी की तरह। देखिए, एक होता है जो नॉर्मल गवर्नमेंट का रूट रहा है आज तक भारत में, कई बार ऐसे है कि सब्सिडी दे दीजिए, बेनिफिट दे दीजिए, कोई ऐसी छूट दे दीजिए जिससे लोग खुश रहें, और लेकिन अल्टीमेटली उसका कोई प्रोग्रेस या डेवलपमेंट आगे बढ़ने से उसकी कोई प्रक्रिया नहीं है। लेकिन यहाँ पर सब्सिडी वापस लेने की बात की गई। एलपीजी का कहा कि कई लोगों ने अपने वॉलंटरली एलपीजी का जो है सब्सिडी 20 लाख वापस दे दी। और जनधन योजना जैसी चीज़ जिसकी रिपोर्ट कार्ड पेश किया गया, जिसे सबने आप लोगों ने कहा है, ऐसी चीज़ जिससे एक व्यक्ति को आज के देश में, पूरे भारतवर्ष में एक सिस्टम से जुड़ने का तरीका, अ मीन्स टू एन एंड, वो चीज़ करना अपने आप में, उसमें समय ज़रूर लगता है। ये नहीं कि रातों रात कुछ हो जाता है, लेकिन आज की तारीख में मुझे पता है कि कई ऐसे स्टाफ के लोग हैं जो पहले उनके पास पैसा नहीं था बैंक में, इसलिए चेक नहीं ले सकते थे, लेकिन आज की तारीख में वो चेक से पैसा ले सकते हैं। इसका मतलब 20,000 करोड़ बैंक में आया, लोगों ने अपनी सेविंग की, उसी पैसे को इकोनॉमी में गई, मतलब पूरा एक टर्न अराउंड जो होता है। आई थिंक जो विजनरी सिचुएशन है हमारे प्रधानमंत्री की, आई थिंक इट इज़ एन अमेजिंग कॉन्सेप्ट। लोगों को किस प्रकार से भागीदारी में जोड़कर उनको भी एक तरफ से आगे बढ़ाना और देश को उसी की डेवलपमेंट के मोड में आगे लेके जाना, एक जो इनर्शिया कहते हैं आगे की मूवमेंट को। जी, बिंदेश्वर पाठक जी हमारे साथ हैं। बिंदेश्वर जी, जिस प्रकार से स्वच्छता मिशन का एक श्री गणेश और उसका एक जो घोष हमने सुना था पिछली बार, हमने देखा कि साल में किस प्रकार से वो रोल आउट हुआ, और आज प्रधानमंत्री ने ये बताया देश को कि खासतौर से शौचालय, विद्यालयों में जो शौचालय बनाए गए, उसका हमने लक्ष्य भी लगभग पूरा कर लिया है। बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और उन्होंने ये भी कहा कि ये मिशन अभी आगे चलना है और ज़्यादा मजबूती से चलना है, क्योंकि ये कोई एक दिन की चीज़ नहीं है। आप तो बहुत गहरे जुड़े हुए हैं इस पूरे, कई वर्षों से आप जुड़े हुए हैं, और आप एक साल में भी आपने बहुत करीब से देखा। आपको क्या लग रहा है कि स्वच्छता के मिशन पे कहाँ पर हम आज आकर पहुँचे हैं? जो प्रधानमंत्री ने कहा उससे सारा देश जग गया है। अब हर जगह स्वच्छता की बात हो रही है। आप जहाँ जाइए, स्कूल जाइए, कॉलेज जाइए, रेस्टोरेंट जाइए, ऐसे बैठे हैं, बात कर रहे हैं, और कोई कुछ फेंक रहा है तो हाथ पकड़ लेता है, कह रहे यहाँ क्या फेंक रहे हो आप। तो ये है कि सारा देश जग गया आप, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और प्रधानमंत्री के कारण हुआ ये, स्वच्छता की बात पहले से हो रही है, लेकिन जिस प्रकार से प्रधानमंत्री ने उठाया इस बात को, तो जो माइंड इग्नाइट कर दिया उन्होंने, और इग्नाइट करने से क्या हुआ कि अब हर आदमी कह रहा है कि भाई ये जगह स्वच्छ होना चाहिए। शौचालय की बात तो कोई प्रधानमंत्री अमेरिका के राष्ट्रपति से जाके शौचालय की बात नहीं किया था। अभी हमारे यहाँ परसों एम्बेसडर आए थे अमेरिका के, तो उनसे हमारी बात हो रही थी। तो स्वच्छता को, शौचालय को जितना इन्होंने महत्व दिया है, महात्मा गांधी के बाद हम तो छोटे आदमी हैं, अपनी बात छोड़ देते हैं, और हम जूरी में हैं इसलिए भी नाम नहीं लेंगे अपना। तो ये है कि प्रधानमंत्री जी महात्मा गांधी के बाद ये पहले आदमी है जिसको हृदय से, दिल से स्वच्छता शौचालय को लिया है। तो अब शौचालय स्कूल की बात है, जो 98% बन गए उसमें, और जो अपने और जारी है आगे, बहुत अच्छी बात है। शौचालय बन गए, उसमें दो राय नहीं है। आप भी देखा होगा उसमें लिखा 2019 तक घरों में शौचालय बन जाने हैं, वो भी कहा उन्होंने। तो मैं तो इस बात से सहमत ही नहीं हूँ। मैं तो बार बार कहता हूँ कि ऐसे व्यक्ति आए इस देश हमारे सामने प्रधानमंत्री बन करके, कुछ स्वच्छता के क्षेत्र में, शौचालय के क्षेत्र में एक क्रांति ला दी है। और हड़प्पा सिविलाइजेशन में जितना साफ सुथरा था देश हमारा, वो चाहते हैं कि आदमी स्वच्छ रहे, स्वस्थ रहे, तब विकास होगा, और तब जाके हम विकास का लाभ ले सकेंगे। आज जो विकसित देश है
उनकी पंक्ति में जाके हम खड़ा हो सकते हैं। बिल्कुल सही। हमारे साथ प्रोफेसर डॉली अरोड़ा बैठी हुई हैं जो कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से आती हैं। डॉली जी, अगर हम बात करें जो एक बहुत ही प्रिय विषय रहा है प्रधानमंत्री जी का और बहुत करीब रहा है और शुरू से उन्होंने इसके बारे में बात की, वो बात उन्होंने कही है कि किस प्रकार से हमारी एक स्वच्छ सरकार हो, हमारी स्वच्छ प्रशासन हो। आपको क्या लगता है कि 15 अगस्त और इस 15 अगस्त के बीच में जो ये एक कटिबद्धता है, ये जो एक मिशन मोड में जाकर ये सब चीज़ें करने की जो बात है, उसको किस तरह से ज़मीन पर उतरते हुए आपने देखा है? स्वच्छ सरकार की जब हम बात करते हैं तो बहुत सारे इश्यूज उसमें आते हैं। पॉलिसीज़, लॉज, ये सब उसका फ्रेमवर्क एक बना सकते हैं। इंस्टीट्यूशंस जो कि बहुत महत्वपूर्ण हैं, और प्रोसेसेस, और किस तरह से फिर उन प्रोसेसेस को जनता के साथ जोड़ा जाता है। ये सारी चीज़ें जब तक जुड़ के एक डायरेक्शन में नहीं जाती तब तक ये पॉसिबल नहीं है कि हम आइडिया ऑफ स्वच्छ सरकार को इम्प्लीमेंट कर सकें। सो कमिटमेंट तो अच्छा है कि स्वच्छ सरकार होनी चाहिए, और पॉलिसीज़ भी उसके लिए कुछ हैं जो कि अडॉप्ट की गई हैं। पर्टिकुलरली प्रधानमंत्री का ICT का यूज़ इम्पॉर्टेंट है, उससे काफ़ी हद तक हम उस डायरेक्शन में जा सकते हैं, लेकिन उससे आगे बहुत बढ़ना होगा। पर्टिकुलरली इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज़म्स क्या हैं, इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज़म्स क्या हैं, लोकल लेवल पे लोग क्या एक्सपीरियंस लेते हैं पॉलिसीज़ का, कैसे पॉलिसीज़ ट्रांसलेट होती हैं, एक्चुअल एडमिनिस्ट्रेशन कैसे उनको डिलीवर करता है, उस लेवल पे बहुत सारे एक्शंस की ज़रूरत है। ब्यूरोक्रेसी का कमिटमेंट कितना है, अकाउंटेबिलिटी कितनी है, ये सब इश्यूज बहुत महत्वपूर्ण हैं जब हम स्वच्छ सरकार चाहते हैं। तो अगर हम ये कहें कि वो लोग जो करप्शन की बात करते हैं वो निराशावादी हैं, इतना नहीं है। क्रिटिकल होना बहुत ज़रूरी है, और ये भी देखना कि अगर कुछ ऐसा हो रहा है तो हम उसे ठीक करें। तो ठीक करने के लिए पहले हमें मानना पड़ेगा कि ये हुआ कुछ गलत कहीं पे, उसको ठीक करना ज़रूरी है। तो ये सिर्फ निराशा की बात नहीं है कि हम नेगेटिव चीज़ कोई देख पाते हैं या हो रही है तो उसको पॉइंट आउट करते हैं, बल्कि हमें उससे आगे बढ़ना है और देखना है कि उसको हम कैसे हैंडल करें। इश्यूज जैसे एजुकेशन में इतना करप्शन है, जॉब्स पाने में इतना करप्शन है, और फिर एडमिनिस्ट्रेशन में लोग किस तरह से प्रमोशंस पाते हैं उसमें करप्शन है। ये सब चीज़ें ख़त्म होना बहुत ज़रूरी है ना। अगर आज आप जॉब्स ही खरीद रहे हो, आप अपनी डिग्रीज खरीद रहे हो, प्रधानमंत्री ने कहा कि इंटरव्यूज़ ख़त्म कर देंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा, ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, बहुत अच्छा आइडिया है। लेकिन जब हम ग्राउंड रियलिटी देखते हैं जिसमें कि ये हो रहा है कि आप मार्कशीट्स कैसे ले रहे हो, आप डिग्रीज कैसे ले रहे हो, इतने घोटाले हैं उस लेवल पे, जब तक वहाँ कुछ एक्शन नहीं होगा तो उस डायरेक्शन में बढ़ना तो बहुत मुश्किल है। आशाएं अच्छी हैं, संकल्प भी अच्छा हो सकता है, लेकिन मैकेनिज्म्स उसके लिए कहाँ हैं, वो बनाना बहुत ज़रूरी है। और उसी में एक और महत्वपूर्ण बात है, जब टीम इंडिया की बात होती है तो विरोध को साथ में लेना, उसको बदलना, एक कन्विंसिंग तरीके से आर्ग्यूमेंट्स रखना, संस्थाओं में डिबेट अच्छे से हो पाना, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो गवर्नमेंट कोई भी हो, उसके ऊपर ये दायित्व है कि वो इस तरह की संस्थाओं को किस तरह से हैंडल करती है, ये वो देखे, ताकि सब कुछ स्मूथली किया जा सके। हमारे साथ अरविंद प्रसाद जी हैं जो कि DG हैं फिक्की के। अरविंद जी, ख़ास तौर से अगर हम आज के भाषण में देखें, स्टार्टअप्स की उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि जो हमारे दलित हैं या जो बिल्कुल हमारे निचले दर्जे में जो कहीं दूर खड़ा हुआ व्यक्ति है, वो कैसे उद्यमी बन जाए, उसके लिए बैंकों की भूमिका की उन्होंने बात की। और टीम इंडिया की बात तो वो लगातार कर रहे हैं। किस प्रकार से इन इनिशिएटिव्स को ख़ास तौर पर आप देखते हैं आज की स्पीच में? देखिए, आज का स्पीच और पिछले साल का देखेंगे, चूँकि आप पिछले साल से कनेक्ट करके देख रहे हैं जी, तो मूलतः फोकस जॉब क्रिएशन पे रहा है। रोजगार जॉब सीकर के बजाय जॉब प्रोवाइडर बनाने की जरूरत। तो पिछली बार मेक इन इंडिया, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, स्किल इंडिया, इसकी बात कही गई थी। अभी स्टार्टअप में एक्चुअली आप देखेंगे तो स्टार्टअप में बैंक से फाइनेंशियल सुविधा के अलावे आपको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सबसे महत्वपूर्ण है, कि जो पहली बार बिजनेस करना चाहते हैं, एस्टेब्लिश्ड बिजनेसमैन तो ठीक है, उनको डिफिकल्टी होती है, लेकिन वो तब भी मैनेज कर लेते हैं। लेकिन अगर नई पहली बार कोई बिजनेस करने जाता है तो उसके लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस उतना ही इम्पोर्टेंट। प्रधानमंत्री जी ने इसमें
स्टार्टअप के अलावे 3 और बातें कही जिसकी तरफ मैं ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा जो रोजगार से रिलेटेड हो सकता है। एक तो यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी की बात कही। हमारे यहाँ लोग जॉब क्यों खोजना चाहते हैं, जॉब क्यों खोजते हैं, और जॉब क्रिएट करने के बजाय, खुद शुरू करने के बजाय एक एस्टेब्लिश्ड जॉब में जाना चाहते हैं कि हमारे यहाँ सोशल सिक्योरिटी स्कीम अच्छा नहीं है, और ये कहीं न कहीं यह भावना रहती है कि हम कुछ करते हैं और अच्छा नहीं होगा तो हमारी बुरी हाल हो जाएगी। तो एक इसलिए सोशल सिक्योरिटी स्कीम भी उसको सपोर्ट करता है। तीसरी बात उन्होंने एक श्रम सम्मान की बात कही, लेबर रिस्पेक्ट की बात कही, तो वह भी कहीं ना कहीं स्टार्टअप, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, सारी चीज़ से नए रोजगार से संबंधित है। क्योंकि हमारे यहाँ लोग अच्छी कंपनी में साधारण जॉब भी करना चाहते हैं, नए जॉब शुरुआत करने के बजाय कि एक सोशल स्टेटस में कहीं ना कहीं अपने से काम करने वाले को उतने ऊंचे तरीके से नहीं देखा जाता है। उन्होंने लेबर लॉज की भी बात कही, तो लेबर लॉज को कई बार जो 4 कोड की बात कही, तो एक स्टार्टअप के लिए इतने 44 कानून, इतने कॉम्प्लिकेटेड व्यवस्था, इसके बदले में 4 कोड, तो कहीं ना कहीं वो स्टार्टअप और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जॉब प्रोवाइडर का सृजन की बात है। इसके अलावे जो कई बात है डिजिटल इंडिया, अगर आप गांव-गांव में नया जॉब क्रिएट करना चाहते हैं, नया एंटरप्रेन्योर करना चाहते हैं, तो आपको सूचना चाहिए, आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो डिजिटल इंडिया से गांव लेवल तक आपको सूचना मिल सकती है, स्किल इंडिया से प्रशिक्षण मिल सकता है। इसके अलावे जो बात प्रधानमंत्री के स्पीच में नहीं आई है लेकिन पिछले साल भर में हुआ है, वो री इन्वेस्ट, रिन्यूएबल एनर्जी की बात कही गई है। और प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि 18,000 विलेज जहाँ पे पावर लाइन नहीं है वहाँ पावर लाइन पहुँचाएंगे। जी, ये नया लक्ष्य आज उन्होंने तय कर दिया। हाँ, बट रिन्यूएबल एनर्जी एक ऐसी चीज़ है जो डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी है, गांव-गांव तक वो सूचना एनर्जी पहुँच सकती है। तो अगर आप उस परिकल्पना को देखें कि नाउ अब गांव में आपको सूचना है, गांव में स्किल्ड आदमी है, जनधन से आपको फाइनेंशियल सर्विसेज पहुंच रही है वहाँ पर, और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, तब स्टार्टअप पे फोकस करें तो एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। हम लोगों ने भी फिक्की में इस पर बड़ा फोकस दिया है और एस्टेब्लिश्ड इंडस्ट्री की तरफ से मेंटरशिप का प्रयास शुरू किया है, जिससे कि नए स्टार्टअप को हम लोग सपोर्ट कर पाए, प्रोत्साहन दे सके। हमारे साथ हितेश शंकर जी हैं, संपादक हैं 5 जन के। हितेश जी, जब प्रधानमंत्री ने सुझाव मांगे थे कि आप मुझे सुझाव दीजिए कि मैं 15 अगस्त पे और कौन से विषयों को उठाऊं, तो हमारे एक मंच से किसी ने ये कहा था कि एक पॉलिटिकल मैसेज भी होना चाहिए प्रधानमंत्री की तरफ से, ऐसे एक सुझाव आया था। लेकिन पॉलिटिकल मैसेज देते हुए आज प्रधानमंत्री ने कहा कि शायद हो सकता है राजनीतिक पंडित उसका गलत मतलब निकालें, तो सीधे सीधे उन्होंने उस बात को नहीं लिया क्योंकि वो ये कह रहे थे कि वो एक पूरे देश को एड्रेस कर रहे हैं। पर फिर भी क्या आपको लगता है कि एक पॉलिटिकल मैसेज भी कहीं देने की कोशिश की है? देखिए, मुझे लगता है पॉलिटिकल मैसेज निश्चित ही इसमें एक बड़ा साफ पॉलिटिकल मैसेज था, मगर इस भाषण की जो सबसे खास बात मैं देखता हूं, एक हम लोग कम्युनिकेशन बिजनेस से जुड़े हुए हैं, तो संवादकर्ता के तौर पर अपने टारगेट ऑडियंस से किस शैली में बात करनी है, किन लोगों से बात करनी है, किस तरह के तथ्य सामने रखने हैं, ये आज के भाषण की विशेष बात थी। जैसे सारा भारत आज सबसे युवा देश है, हमारे साथ युवा साथी हैं, ये वो बच्चे हैं जो अगर डेटा कार्ड भी लेते हैं तो देखते हैं पूरा इसमें डेटा मिला है या नहीं, और 2G मिला है, 3G मिला तो बहुत जल्दी हो जाती है। मगर 1 वर्ष एक पड़ाव है, आपने इस यात्रा में कौन कौन से मुकाम छुए, ये एक युवा देश जानना चाहता है। तो ये बात बिल्कुल प्रधानमंत्री की स्क्रिप्ट में बुनी हुई थी। हर पहरा बताता था कि क्या क्या लक्ष्य हासिल किए हैं, किस तरीके से किए हैं, और फिर एक टीम इंडिया का आह्वान होता था। दूसरा, राजनीतिक तौर पर मैं कहूं कि एक मेटा नैरेटिव या परसेप्शन मैनेजमेंट के लिए बड़े तबकों को साथ लेने वाली बात मुझे इसमें बड़े साफ तौर पर दिखाई देती है। जैसे किसान इस देश का सबसे बड़ा वर्ग है, उस मंत्रालय का नाम बदलना या यूरिया पर किसी ने रंग चढ़ाकर तो नहीं दे दिया, इसको कैसे जांचना है, इसके लिए प्रधानमंत्री आश्वस्ति भाव से कहता है कि किसान इसकी जांच करें, मैं उनके साथ हूं। ये बहुत बड़ी बात है। पेंशन का मसला सैनिकों का है, अभी सुलझा नहीं है। मेरी जो जानकारी है, कल देर रात तक उस पर लंबी चर्चाएं हुई और वो किसी भी समय सुलझ सकता है, मगर 750 करोड़ लोग हैं, वो विषय छूटा नहीं है। श्रमिकों की बात, तो श्रमिकों का मुद्दा भी छुआ गया है। गरीबों की बात, जो पिरामिड के नीचे की सबसे बड़ी लाइन है,
तो जो लोग ये आरोपित करते थे कि कुछ अमीरों की सरकार हो सकती है या एक धर्म की, एक मजहब की सरकार हो सकती है, वो सारे नैरेटिव, पॉलिटिकल नैरेटिव चेंज कर दिए। एक पूरे देश को कैसे संबोधित करता है राष्ट्र नेता, वो सारी बातें मुझे दिखती हैं। और सबसे बड़ी बात जो दिखती है कि इस 90 मिनट की स्पीच में प्रतिबद्धता कहीं कम नहीं होती, जोश कहीं कम नहीं होता। कैसे हो चुटकी? ठीक हो भैया। देख मैं तेरे लिए क्या लाया हूँ, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का उपहार, ताकि भविष्य में तुझे इसकी चिंता ना रहे। सिर्फ रिश्तों का ही नहीं है सुरक्षा का बंधन। सिर्फ 12 रुपए के एक मुश्त वार्षिक प्रीमियम में दीजिए 2 लाख रुपए का सुरक्षा बीमा। रक्षा बंधन। नारायण नारायण, चिंतित क्यों है महाराज? पृथ्वी पर लोग अपने ही हाथों से मृत्यु खरीद और बेच रहे हैं। तंबाकू का सेवन कर असमय मृत्यु प्राप्त कर रहे हैं। क्या मूर्ख दुकानदारों को ये नहीं पता कि शैक्षणिक संस्थानों के 100 मीटर के दायरे में आप तंबाकू का पदार्थ नहीं बेच सकते? 18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति को तंबाकू पदार्थ बेचना कानूनन अपराध है। ऐसा करने से आपको 2 साल की सजा और जुर्माना हो सकता है। जागो ग्राहक जागो। PCPNDT एक्ट के तहत लिंक जांच या चयन करना या करवाना या इसमें किसी भी तरह का प्रचार या सहायता करना कानूनन जुर्म है। इसमें 5 साल तक की सजा और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। जांच करने वाले डॉक्टर का लाइसेंस रद्द किया जा सकता है। मार्च 2015 तक ऐसे 271 केसेस में सजा सुनाई जा चुकी है। कब समझोगे? जेल जाने के बाद। लिंक चयन के विरुद्ध आवाज उठाएं, अपने जिला अधिकारी को तुरंत सूचित करें। तो चर्चा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। पिछला 15 अगस्त और ये 15 अगस्त और इस दोनों के बीच में ये 1 साल का जो सफ़र, जो यात्रा तय की है, उसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं। जनता जनार्दन की राय लेंगे। खासतौर से टीम इंडिया का जिक्र बार बार प्रधानमंत्री करते रहे और आज भी उन्होंने कहा कि जन भागीदारी जो है वही हमारे देश को आगे ले जाएगी और उसे मजबूत करेगी। तो आइए ज़रा जन जन से जान लें क्या कहते हैं वो लोग। जी, हमारे साथ में कुछ यंगस्टर्स भी बैठे हैं। पहले शायद माइक उन्हें ही हम दें। जी बताइए, पिछले 15 अगस्त से इस 15 अगस्त के बीच में ये सफर कैसे देखते हैं आप? आज के भाषण में उन्होंने करप्शन को इरेडिकेट करने के लिए जो नई स्कीम प्रपोज की है वो काफ़ी सराहनीय है। उन्होंने कहा कि निचले स्तर पर जो सेवाएं हैं उनमें यदि ये जरूरी नहीं है आप साइकोलॉजिकल टेस्ट अप्लाई करें, इंटरव्यू यदि वहाँ से आप हटा देंगे जिसमें जिन सेवाओं में इसकी ज़रूरत नहीं है, तो वहाँ पर ये करप्शन मतलब बेसिक स्तर पर ये हटाया जा सकता है। दूसरा, आप ये देखिए कि जो स्कीम उन्होंने पहले लॉन्च की थी वो स्कीम आप इम्प्लीमेंटेशन के साथ साथ गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी उनका नाम आ रहा है, तो ये एक एडिशनल बेनिफिट है। ओके जी, हमारे साथ में कुछ और लोग हैं, अपनी बात करेंगे। हाँ बताइए। मेरा सवाल प्रधानमंत्री जन धन योजना के बारे में है, जो फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए बहुत अच्छी थी। हमारे देश में बैंक्स के आउटलेट्स कम हैं और दूसरी बात ये तो कि हमारे देश में रुपए या डेबिट कार्ड पे ट्रांजैक्शन लिमिट से, तो ये एक गरीब किसान जो रहता है तो वो एडिशनल ट्रांजैक्शन के लिए क्यों ज़्यादा पैसे खर्चा करना चाहेगा? जी, नरेंद्र तनेजा जी से मेरे ख्याल से इसका जवाब ले सकते हैं क्या, जो बात कह रहे हैं? हमारे देश के अंदर जो मोबिलाइजेशन है, मोबिलाइजेशन इस तरीके से जो पिरामिड के जो गरीब तबका है उसके पास वो कैसे पहुंचे, ये प्रक्रिया शुरू हुई है। अच्छा, ये अगर आप इसकी सफलता देखें कि कितने कम समय के अंदर इसमें कितना मोमेंटम आ गया कि आप भी चर्चा कर रहे हैं और पूरा देश इसकी चर्चा कर रहा है। और ये जो स्कीमें मैं आपको बता रहा हूं कि दुनिया के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि इतने सारे लोगों को फाइनेंशियली एम्पावर्ड कर दिया गया। अच्छा, और उसके बाद जो नई योजना जिनकी बात हो रही है, साथ में प्रधानमंत्री ने LPG सब्सिडी की भी जो बात करी, वो सब संभव ही नहीं हो पाता अगर ये इसको साथ में लेके नहीं, क्योंकि कोई भी जो स्कीम आप लेके आते हैं उससे पहले उसके लिए आपने 2 चीजें तैयार करनी होती है, टूल्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स। अब आपके पास टूल्स एंड इंस्ट्रूमेंट तैयार हो रहे हैं। ओके जी, हाँ आप बोलेंगे, बताइए। मैं स्वयं एक अधिवक्ता हूं और प्रधानमंत्री जी ने जब ये बात करी कि कानून व्यवस्था को इस तरीके से बनाया जाए कि मामलों का जल्दी जल्दी निपटारा हो, तो हम आगे के लिए ये उम्मीद करते हैं कि कुछ ऐसे कदम, ठोस कदम उठाए जाएं जिससे जो इतने ज़्यादा मामले लंबित हैं कोर्ट में, खासतौर पे कमर्शियल मैटर्स हैं, जब हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करते हैं, यदि एक आदमी आर्बिट्रेशन में जाता है तो उस आर्बिट्रेशन अवार्ड की 3 अपीलें होती हैं, उसको खत्म करने के लिए कोई ठोस कदम, लेजिस्लेटिव कदम यदि उठाया जाए अगले साल तक तो बहुत जी। अच्छा पिंकी जी, इस पे आप
आप एक छोटा सा रिएक्शन। बिल्कुल, इनका तो मतलब अधिवक्ता है तभी तो इन्होंने इतनी अच्छी बात करी। और कानून की जहाँ तक बात है, जो मैंने कहा कि जब मुश्किल आती है तो कानून तो चाहिए, क्योंकि रेजोल्यूशन तो होनी है। और उसी की बात करते हुए कमर्शियल कोर्ट्स बिल जो है वो कॉन्टेम्पलेशन में है, और जो आप चर्चा कर रहे हैं और एडवाइस कर रहे हैं वही चीज़ लागू होने की तुरंत उम्मीद है, क्योंकि देश भर में और विदेश भर में ग्लोब लेते हुए अगर कोई डिस्प्यूट होगी तो उसकी जल्दी निपटारा नहीं होगा तो डेवलपमेंट का अपने आप में एक अड़चन जो आ जाती है। इसी डायरेक्शन में हम लोग जा रहे हैं कि कमर्शियल कोर्ट्स बिल जल्दी से जल्दी लागू हो और आगे चले। जी हाँ, बोलिए। मैं ये कहना चाहता हूँ, मैंने स्पीच देखी प्रधानमंत्री जी की, और वो प्रधानमंत्री जी बहुत अच्छे वक्ता हैं और इस विषय में भी कोई संदेह नहीं है कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया 1 साल में। उन अच्छे कामों की चर्चा हमारे विशेषज्ञों ने यहाँ पे की है। एक मेरी ऑब्जर्वेशन है, पिछले दिनों पे उनके ऊपर आरोप ये लगा था कि वो मौन मोदी हो गए जब संसद के सदन में कांग्रेस ने उनको काम नहीं करने दिया था। मैंने ये देखा आज की स्पीच में कि जो उनकी भावभंगिमा थी उससे ये पता लग रहा था कि वो जनता के साथ सीधा संवाद स्थापित करना चाहते हैं और इस मिथ को तोड़ना चाहते हैं कि मैं मौन हूँ। उन्होंने भ्रष्टाचार के ऊपर बहुत ही कड़े प्रहार किए और उन्होंने ये कहा कि भाई ये समस्या है, इसको दूर करने में समय लगेगा, लेकिन हमारी सरकार और मैं दोनों इस चीज़ के लिए कटिबद्ध हैं। ओके जी हाँ, सब बोलिए। मैं एक इंडस्ट्री का रिप्रेजेंट करता हूँ। हमारे इंडस्ट्री में ऐसे ऐसे कानून हैं, अगर वो ऐसे चलते रहे तो हमारा काम करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हमारा जो आगे आने वाली संतान है वो तो आजकल फैक्ट्री में आने नहीं चाहती। मिसाल के तौर पर एक कानून है कि अगर अप्रूव्ड इंडस्ट्री एरिया में कोई फैक्ट्री खोली जाए तो उसके लिए लाइसेंस की होना ज़रूरी है। मैं कहता हूँ जब एक अप्रूव्ड इंडस्ट्री एरिया है तो उसके लिए लाइसेंस की क्या ज़रूरत है। ऐसे कानून और भी गई हैं जिनको मैं चाहता हूँ कि वो स्क्रैप किए जाए। जी ओके जी सर। जब तक हम ब्यूरोक्रेसी की, इन लोगों की अकाउंटेबिलिटी नहीं फिक्स करेंगे, एक एक फाइल एक टेबल से दूसरी टेबल पे जाकर महीनों पड़ी रहती है। उस ऑफिसर से ये नहीं पूछा जाता कि भाई साहब आपके पास ये फाइल 2 महीने से पड़ी है जिसके अंदर 10 मिनट का काम है, इसको यस करिए या नो करिए, इसको यस करके डिस्पोज करिए, नो करके डिस्पोज करिए, इसमें रीजन लिखिए कि क्या कमी है, वो पूरी करके एंटरप्रेन्योर आपको दोबारा दे। जब तक ये चीज़ें नहीं होंगी। दूसरी जीएसटी की बात बहुत ज़ोर शोर से चल रही है आजकल। जीएसटी लाने में जिस तरह से ये बताया जा रहा है कि हमारी जीडीपी भी 1 या 2% के करीब बढ़ जाएगी, या ये बताया जा रहा है कि भाई महंगाई कम हो जाएगी। मैंने ये हिसाब लगाया कि आज तकरीबन 32-33% इनडायरेक्ट टैक्सेस हम हर प्रोडक्ट के ऊपर दे रहे हैं। लेकिन अगर जीएसटी की बात 16%, 18%, 21% की चल रही है तो किस बेसिस पे ये बढ़ जाएगा? और ना ही अभी तक कोई इस किस्म की कोई डिटेल्स खुलासे की गई हैं जिस पर डिस्कस किया जा सके। हाँ, नरेंद्र सेकंड देंगे? हाँ जी बिल्कुल। देखिए, कोई भी जो देश में परिवर्तन होता है उसके 2 पहलू होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सोशल, सामाजिक। ये देश में आप पहले प्रधानमंत्री हैं जो गवर्नेंस एडमिनिस्ट्रेटिव के साथ साथ जो सोशल इश्यूज हैं परिवर्तन के लिए आ रहे हैं उनकी भी बात कर रहे हैं और उसको प्रधानमंत्री तरह लीड कर रहे हैं। हालांकि प्रधानमंत्री का वो काम नहीं होता, फिर भी वो कर रहे हैं। आपने कहा कि सिचुएशन जो है खराब हो गई है, खाली जो है हो सकता है आपका व्यक्तिगत अनुभव ऐसा हो, लेकिन जब हम यहाँ स्टूडियो में बैठते हैं और देश की बात करते हैं, हमको कश्मीर से कन्याकुमारी की बात करनी पड़ती है, हमको द्वारका से मिजोरम की बात करनी पड़ती है। और देश के अंदर जो आप जाकर के देखिए, मैं आपको आमंत्रित करता हूं, आप जाके देखिए, मैं आपके साथ चलूंगा। अगर आप जाके देखिए देश में क्या परिवर्तन हुए हैं, कितनी उमंग आई है। चेंजेस जो होते हैं सोशल लेवल पे हो सकता है थोड़ा समय लगता है, एडमिनिस्ट्रेटिव गवर्नेंस के जो सोशल उसमें समय लगता है, वो खाली प्रधानमंत्री ने लीड करा है और आपको और मुझको जोड़ना पड़ेगा। और अगर कुछ फिर भी नहीं बदलता है तो आपको भी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी और मुझे भी लेनी। जी बिल्कुल। इसी टीम इंडिया की बात करें, आप क्या कहते हैं टीम इंडिया में हमारी भागीदारी, इसके ऊपर आप कुछ बोलेंगे? मेरा सवाल ये है मैम। सवाल छोड़ो आप, हम टीम इंडिया में जो आपसे पूछ, हाँ उसका जवाब दो। टीम इंडिया में जो हम यूथ है, हम यूथ तो पूरी तरह से हमारी तरफ से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्योंकि हमने देखा कि एलपीजी में 20 लाख लोगों ने अपना छोड़ दिया है। पूरे यूथ अपनी तरफ से जो स्वच्छ भारत अभियान है उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मगर हमने ये देखा कि पिछले मानसून सेशन में पूरा पार्लियामेंट ब्लॉक हो गया था। इसलिए मैं ये पार्लियामेंट को या मेरी तरफ से और हमारे पूरे यूथ की तरफ से अनुमोदन देना चाहता हूँ कि हम भी अभी आगे आ गए हैं, तो आप भी अपनी तरफ से खुल के आगे आइए और अपना जो पार्लियामेंट का काम है वो अच्छी तरह से चल के ढंग से करिए। ओके, हाँ जी जी बोलो। मेरा कहना है कि जैसे पिछली बार एक उम्मीद थी कि जो नए प्रधानमंत्री है वो कुछ काम करेंगे, इस बार एक भरोसा दिख रहा है, क्योंकि जो पिछले साल से जो उनकी जो पॉलिसीज़ आई, वो पहले जो होता था कि जो पॉलिसी बनती थी सरकार पॉलिसी बनाती थी और एग्जीक्यूट सरकार ही करती थी। लेकिन ये इस बार देखने को मिल रहा है कि सरकार में पॉलिसीज़ जो सरकार एक बना रही है उसमें एक मास पार्टिसिपेशन है, और वो लग रहा है कि हम अपने लेवल से भी एक कदम उठा रहे हैं, जो बड़े सुधार है उसकी ओर कदम बढ़ा रहे हैं। ओके जी, एक बस यहाँ से एक और, हाँ बोलो। किसी भी गवर्नमेंट की रनिंग में ना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो होती है वो होती है ट्रांसपेरेंसी
और मेंटालिटी जो प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छे तरीके से चेंज करी है। यूथ आजकल जुड़ने लगा है, पहले किसी को फर्क नहीं पड़ता था, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता था कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, सबको पता था कि कुछ नहीं होने वाला। अब फिर भी एक होप है, कुछ है। और ट्रांसपेरेंसी इतनी ज़रूरी होती है, वही अकाउंटेबिलिटी वाली बात आ जाती है कि एटलीस्ट वो बताते हैं कि हमने क्या किया और कितना किया और क्या आगे होगा। ओके जी, हमारे साथ में कुछ और लोग हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। और यहाँ पे कुछ लड़कियाँ भी बैठी हुई हैं। जी बोलो। मोदी जी ने अपने भाषण में ये बोला कि छोटी छोटी नौकरियों से जो इंटरव्यू को हटाने की बात की जो की है वो बहुत अच्छी बात की है। इससे जो डिस्क्रिमिनेशन और भेदभाव जो होते हैं वो नहीं होंगे और इससे यूथ में उत्साह देखा गया है। ये बहुत अच्छी बात कही गई है। अच्छी शुरुआत हो सकती है, आप मानते हैं? हाँ बोलिए। जो प्रधानमंत्री जी स्किल डेवलपमेंट और रोज़गार के अवसर के बारे में अक्सर बात करते हैं, निसंदेह उनने पिछले 1 साल में काफ़ी अच्छा काम किया। बहुत सारी प्लान्स एंड स्कीम्स हैं जो हम वी यूथ कैन रिलेट एंड वी अप्रिशिएट इट। लेकिन मुझे लगता है कि जो लाखों की तादाद में हर साल ग्रेजुएट्स निकलते हैं, उनमें से जो अनएम्प्लॉयड ग्रेजुएट्स हैं उनकी तादाद भी उतनी ही बढ़ती जा रही है। एंड उसका जो एक मुख्य कारण है वो ये है कि वी लैक द प्रैक्टिकल नॉलेज दैट इज़ नीडेड इन वर्क प्लेस। तो मुझे लगता है कि जो गुणवत्ता है उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए एंड प्रधानमंत्री जी को इस बारे में कुछ कदम उठाना चाहिए ताकि इसे शायद उसी के लिए स्किल इंडिया जिसकी बात स्किल इंडिया जी, बट उसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत अच्छे से हो, इस पर ध्यान जरूर देना चाहिए। जरूर जी। हाँ पीछे दीजिएगा माइक। हाँ बोलिए। मैं ये कहना चाहूँगा कि जो प्रधानमंत्री जी ने स्टार्टअप इंडिया का हर एक को मोटिवेट किया है इसके लिए। स्टार्टअप इंडिया एंड स्टैंड अप इंडिया एंड स्टैंड अप इंडिया इट इज़ अ वेरी अप्रिशिएबल थिंग बिकॉज जैसा कि लास्ट स्पीकर वाज सेइंग, इंडिया में स्किल की ज़रूरत है। एवरीवन नीड टू स्टार्ट एंड टू वर्क बिकॉज अर्लियर ऑल्सो जितनी भी बड़ी कंट्रीज हैं उन्होंने ऐसे ही प्रोग्रेस किया है। ओके जी, उधर दीजिए। मैम मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा आपके माध्यम से एंड आई वांट टू कोट महात्मा गांधी जी दैट फंडामेंटल राइट्स आर इन द एम्ब्रॉयनिक फॉर्म ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़। उनका कहने का मतलब ये था कि जब तक हमको फंडामेंटल ड्यूटीज़ का एहसास और उस पर हम काम नहीं करेंगे तब तक वी शुड नॉट एंजॉय फंडामेंटल राइट्स। और ये चीज़ हमको एहसास करवाने का कानून इतना ज़्यादा केपेबल नहीं रह पाया है कि हर इंसान को, हर सिटीजन को हमको एहसास हो कि व्हाट वी शुड डू टू एंजॉय फंडामेंटल राइट्स। हम लोग टैक्स नहीं देते हैं उतने लोग, हम लोग बस वोट करते हैं एंड व्हाट वी एक्सपेक्ट इज़ ट्रिमेंडस, मतलब एक्सपेक्टेशन के बाहर है। तो मैं जस्ट ये पूछना चाहूँगा कि हमारा कानून कितना केपेबल रहा है हमको ये चीज़ एहसास करवाने का कि हमको ये करना है, जो कि मोदी जी ने अब करवाया है 60 साल बाद, 65 साल बाद। जी इधर दीजिएगा। हाँ मैम, आए दिन हमारे देश में क्रिटिसिज्म की बहुत बड़ी समस्या है कि कोई भी पॉलिसी आती है उसमें हम देखते हैं कि क्रिटिसिज्म बहुत ज़्यादा फेवरिज्म को बहुत ज़्यादा ओवरप्लेट करता है। तो हमें ऐसा देखना चाहिए कि 100 पॉलिसीज़ अगर निकल रहे हैं तो उसमें कोई एक पॉलिसी ऐसी होगी जो कि जिसको हम एक कंस्ट्रक्टिव वे में लेके और उस पॉलिसी को हम इम्प्लीमेंट करें। तो मेरा ये ओके जी। हाँ मैडम बोलिए। माननीय मोदी जी ने देश को के जन जन को आह्वान किया है, आओ नया समाज बनाएं, भारत देश स्वर्ग बनाएं, हर देश के मानव को मानवता का पाठ पढ़ाएं, आओ नया समाज बनाएं। ओके जी। हाँ एक और पीछे से। हाँ बस छोटा सा। एज ए यूथ मैं पहले ये बोलना चाहता हूँ कि हमारा पैट्रियोटिक फर्वर इतना हाई है इस वक्त कि हम देश को आगे बढ़ा सकते हैं। बट इस टाइम जो पॉलिसी एग्रीगेरियन सोसाइटीज़ के लिए, फार्मर के लिए और एग्रीकल्चर के लिए हो रही है, जो कि बहुत ज़्यादा सस्टेनेबल डेवलपमेंट में इम्पोर्टेंस रखता है, उसमें बहुत सारे लूप होल्स रह जाते हैं। तो उस पर क्या वर्क हो रहा है? ओके उस पर हाँ आज चीज़ बोलिए। मैम, मोदी जी ने आज एक्स सर्विसमैन के लिए OROP को फुल्ली एश्योरेंस तो दिया है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इससे भी ज़्यादा अच्छा होता। आज बड़ी उम्मीद थी कि वो एक फाइनल डिसीजन लेंगे, क्योंकि देश में एक्स सर्विसमैन अपने राइट के लिए इतने दिनों तक धरने पे बैठे रहे। पर उन्होंने सैद्धांतिक रूप से तो कहा है, बट 15 महीने इस काम के लिए बहुत होते हैं। हाँ जी जी बोलिए। मुझे मोदी जी का भाषण उत्साह और उमंग वाला लगा और लगा कि प्रधानमंत्री का इकबाल कायम है। जैसा अभी तनेजा साहब बता रहे थे, लोगों में उमंग दिखना चाहिए
और लाल किले से भाषण की परंपरा तो रही है, घोषणाओं की परंपरा तो रही है। नई बात यह है उन्होंने अपना रिपोर्ट कार्ड पेश किया है, क्या क्या उनके अचीवमेंट्स रहे हैं यह स्पष्ट रूप से रखा है और ये एक नई बात है और उनका इकबाल कायम है। ओके, हाँ जी, बस 2-3 और लोग रह गए, आप बोलेंगे? हाँ बोलिए। मोदी जी मेक इन इंडिया की बात करते हैं, जो कि पूरा जिस कारण से वो पूरे दुनिया भर में घूम के लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं कि हमारे देश में आके वो इन्वेस्ट करें। बट एक भारतीय अगर चाहे तो अगर इन्वेस्ट करना इवन इन स्मॉल स्केल, he has to play a very vital role. Means every institution he has to go and face very difficulties. So is that applicable to the foreigners as well, or it is only among the Indians? Okay. Our Prime Minister has focused on a new dimension, that is social media. So we can say that the social media can make India more transparent and it can rule more. ओके जी, बस लास्ट, हाँ आखिरी। जो मैंने देखा कि ये एक ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट है, एक विजनरी गवर्नमेंट है। जैसे मैंने पिछले 1 साल में देखा, इन्होंने स्वच्छ भारत अभियान के बारे में बताया, तो लोगों में एक अवेयरनेस है कि हाँ हमें इंडिया को साफ करना है। वेरियस एडवर्टीजमेंट्स है। पिछले 15 अगस्त को मैंने उनकी एक और स्पीच सुनी थी जिसमें उन्होंने कहा कि हम लोग कहते हैं घर पे जब लड़की बाहर निकलती है हम उनसे 10 क्वेश्चन पूछते हैं कि 8 बजे घर आ जाना, 9 बजे घर आ जाना, पर ये चीज हम लड़के से नहीं पूछते हैं। तो आपकी माँ ने आप पूछा इस साल आपसे? मेरी माँ हर बार पूछती है। वेरी गुड। तो ये चीज मैं देखा हूँ कि लड़के से कोई नहीं पूछता, लड़के को पूरी फ्रीडम दी गई है, बट ये फ्रीडम लड़कियों को नहीं मिली है। तो उन्होंने एक चीज कहा कि कोई भी चीज हो तो उसकी शुरुआत ग्राउंड लेवल से होनी चाहिए, और जो उन्होंने दिखाया ये चीज, जैसे डिजिटल इंडिया का उन्होंने दिखाया, तो डिजिटल इंडिया से ये पता चला कि करप्शन कम हो सकती है, हर चीज ट्रांसपेरेंट हो सकती है। तो मैं ये कहूंगा कि एक ट्रांसपेरेंट और विजनरी गवर्नमेंट है। ओके, तो लोगों ने अपनी बात रखी, और एक जिस पॉजिटिविटी की बात हम पूरे साल करते रहे हैं उसकी एक झलक भी हमने देखी, और उस उमंग और उस देशभक्ति के अंदाज को भी हमने देखा जिसमें लोग खुद जुड़ना चाहते हैं। एक आह्वान जब ऊपर से आता है तो लोग उससे जुड़ना चाहते हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं चर्चा में और तुरंत हाजिर होते हैं फाइनल कमेंट्स के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़ पर हमारी विशेष चर्चा। ये हमारे यहाँ का सबसे पुराना रेस्टोरेंट है। यहाँ का खाना वाओ बहुत अच्छा है। कितनी गंदगी है यहाँ पे। पैसा देके खाना खाने आए हैं या बीमारी खरीदने? वो देख, चल वहाँ चलते हैं। अब से मैं यही आया करूँ। साफ सफाई सबको भाती, साथ साथ खुशहाली लाती। मलेरिया और कालाजार से बचने का उपाय, अपने घर में कीटनाशक का छिड़काव कराएं, पूरे घर में कराएं, हर कोने में कराएं, सोने के कमरे में जरूर कराएं, भोजन आदि ढक के रसोई में कराएं। याद रहे, छिड़काव के बाद 3 महीने तक घर में पुताई न कराएं। मलेरिया और कालाजार से बचने का उपाय, अपने घर में कीटनाशक का छिड़काव कराएं। तो 15 अगस्त 2014 और 15 अगस्त 2015 इस पूरे 1 साल पर आज हम चर्चा कर रहे थे। फाइनल कमेंट्स लेंगे और आगे का जो रोड मैप आज दिया है उसके बारे में भी थोड़ी सी बात चाहेंगे कि फाइनल कमेंट्स में लोग रखें। हितेश जी, फाइनल कमेंट्स में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि पिछले वर्ष का रिपोर्ट कार्ड देने के साथ ही कुछ नए महत्वाकांक्षी कदमों की घोषणा की है। जैसे अभी हम छात्रों की बात सुन रहे थे, हालांकि उसके लिए और तरीके स्थापित करने होंगे, मगर छोटी सेवाओं के लिए साक्षात्कार खत्म करना, ये यूथ को बहुत सारी अड़चनें खत्म करने वाली बात है। दूसरी बात जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है, ये एक राजनीति में नई लीग स्थापित करने वाली बात है। काम ये हैं, जो किए हैं वो ये हैं, और आगे बढ़कर मैं लीड करूंगा। तो आगे भारतीय राजनीति में नेता के लिए नेता होना इतना आसान नहीं रहेगा। वो बार जो है मोदी जी ने ऊंचा उठा दिया है, जो लाइन खींची है। नेता ऐसा होना चाहिए, डिलीवरी ऐसे होती है, काम ऐसे होते हैं, और उसका रिपोर्ट कार्ड पेश करना पड़ता है। ये नहीं कि आप 5 साल बाद आएंगे और मुंह दिखा के चले जाएंगे। जी अरविंद जी, फाइनल कमेंट्स। देखिए, जो हम लोग सुन रहे थे तो कई वक्ताओं ने ये बताया कि ग्राउंड पे उन्होंने कई बार ये अनुभव नहीं किया है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का इम्पैक्ट आया है। मैं इस कॉन्टेक्स्ट में बताना चाहूँगा कि कुछ चीज़ें हैं जो कि सर्कुलर से
भारत सरकार के माध्यम से होता है, कुछ चीज़ें हैं ऐसी जो राज्य सरकार से संबंधित होता है, लोकल बॉडीज से संबंधित होता है, और कुछ चीज़ों में बड़े संविधान की जैसे जीएसटी, वो पूरे टैक्स स्ट्रक्चर से बदलने से ही वो अनुभव लोग कर सकते हैं, क्योंकि अभी 20 टैक्स देने पड़ते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस, उसको 1 या 2 टैक्स में बदलना, उसके लिए कानूनी नहीं संविधान बदलने की आवश्यकता है। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का कमिटमेंट है, काफ़ी हद तक हुआ है, कुछ को ट्रांसपेरेंसी के थ्रू किया गया है, आईसीटी को यूज करके, और जहां संविधान की जरूरत है, कानून बदलने की जरूरत है, और राज्य सरकारों को भी काम करने की आवश्यकता है, तो भारत सरकार राज्य सरकार से भी बात करके उसमें सुधार लाने का प्रयास कर रही है। जी डॉली जी, मैं अभी सुन रही थी इन लोगों को, तो एक बात तो क्लियर है कि यूथ में अभी बहुत उमंग है, और इस उमंग को यूज़ करना भी बहुत अच्छी पॉसिबिलिटी है। तो अगर हम चेंज करना चाहते हैं तो एक तरफ तो हमें लोगों को भागीदार बनाना है हर लेवल पे, नॉट सिंपली सजेशंस देने के लेवल पे, बट ऑल्सो मॉनिटरिंग, इवैल्यूएशन, इस सारे प्रोसेस में हर लेवल पे, लोकल लेवल्स पे भी उनको इन्वॉल्व करना है। दूसरी चीज़, मैक्रो लेवल पे रिफॉर्म्स, पर्टिकुलरली एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स बहुत ज़रूरी हैं, और वो माइक्रो लेवल तक जाने चाहिए। ये नहीं है कि सिर्फ सेंटर के लेवल पे रिफॉर्म्स चाहिए, गांव-गांव में किस तरह से डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एडमिनिस्ट्रेशन काम करता है, क्या उसमें चेंजेस चाहिए, ये सारे रिफॉर्म्स बहुत ज़रूरी हैं। हमारे पास 15 रिपोर्ट्स पड़ी हैं एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन की, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं उनमें जिन पे विचार करना ज़रूरी है, तो उस चीज़ को आगे बढ़ाना बहुत महत्वपूर्ण है। और तीसरा चीज़, इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रेंथन करना, संवैधानिक संस्थाओं को स्ट्रेंथन करना बहुत ज़रूरी है, और उन्हें संभालना भी बहुत ज़रूरी है। उनको हम किसी भी तरह से डिक्लाइन की तरफ नहीं जाने दें, ये बहुत ज़रूरी है। और ये बात शायद राष्ट्रपति ने भी अपने भाषण में कही, उसको हमें ध्यान देना पड़ेगा। बिंदेश्वर पाठक जी, फाइनल कमेंट्स। नहीं, ये बात सही है कि कॉम्प्लेक्स से सिंपल होना चाहिए। पहले क्या हो गया, सिंपल से कॉम्प्लेक्स हो गया। तो अब ये है कि टैक्स स्ट्रक्चर में एक आदमी टैक्स यहाँ दे, वहाँ दे, वहाँ दे, वहाँ दे, 100 जगह टैक्स दे। आप एक टैक्स ले लीजिए, जितना लेना हो उतना ले लीजिए। तो ये तो जीएसटी की जो बात है वो सही बात है, 100% सही है, उसमें वो होना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि जो उत्साह है, उमंग है काम के लिए, वो तो बरकरार है, आगे बढ़ना ही चाहिए उसमें। दूसरी बात यह है कि जो थोड़े से संशोधन होने चाहिए कानून में भी, वही बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अभी हमारे घर में पेड़ सूख गया, तो काटने के लिए थाना को कहना पड़ा कि भाई हम काट सकते हैं। अरे भाई मेरे घर में पेड़ सूख गया, तो आप काट लेंगे अपना हम। तो ये सब बातें ऐसी है। हम पेंशन लाने गए, तो पेंशन लाने गए तो बोला कि साहब जून जुलाई नहीं ले गए थे हम, वो आप जिंदा हैं, वो सब आपका सामने खड़े हैं, आपका जिंदा हैं, तो लिखवा के मजिस्ट्रेट से ले आइए कि आप जिंदे थे, उसमें जिंदे थे आप। तो ऐसे ऐसे कानून हमारे चल रहे हैं जिसको की बदले आवश्यकता है। हम अपनी बात पर आ रहे हैं, स्वच्छता की बात पर आ रहे हैं कि हम लोग की तो आशा है 2019 तक इस देश में हर घर में शौचालय बन जाएगा, और एक ऐसा माहौल तैयार होगा कि लगेगा कि देश का एक वास्तव में विकास हुआ है। पिंकी जी, कानून की बात हो रही थी, जहाँ तक मैं 2 बातें कहना चाहूँगी। एक तो जीएसटी का जहाँ तक सवाल है, किसी यंग मैन ने रेज भी किया था, जीएसटी से किस प्रकार से होगा वो ज़रूरी अभी के लिए नहीं है, वो तो पॉलिसी मैटर है, लेकिन रिड्यूस होगा और एक सिंगल स्ट्रक्चर बनेगा, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और कानून के तर्क में बल्कि मोदी जी ने इसका जिक्र भी नहीं किया इस प्लेटफॉर्म पे, बट अल्टीमेटली ये एक्शन पूरा हुआ है और सुविधा के लिए कि 30% से लेकर रफली आपका 12-13% जिस % पर भी जाकर आता है, एक सिंगल टैक्स स्ट्रक्चर एट अ मच मोर रिड्यूस लेवल। दूसरी बात, कानूनों को जिस प्रकार से यहाँ कह रहे थे कि लाइसेंस आपको क्यों चाहिए जब अप्रूव्ड एरिया है, उन चीज़ों पर कुछ सोच है, लेकिन अभी तक उस पर इम्प्लीमेंटेशन कुछ समय लगता है। तीसरी बात, मेरा 2 बातें इनफैक्ट, एक तो मेरे हिसाब से जिस प्रकार से मोदी जी ने सारा जन जागरण करके लोगों को साथ लेकर एक पेट्रियाटिक फीलिंग को उभारा है कि मैं भारतीय हूँ, मुझे गर्व है इस बात पे कि मैं भारतीय हूँ, ये हमारे समाज में एक बहुत बड़ी एक तैनात है सबके लिए, एक आह्वान है कि आइए मैं भारतीय उसमें गर्व करूँ, जो शायद अब तक हम लोग कई बार इसको छोड़ते आए हैं, और उसी कारण से आपकी जो एक प्रवृत्ति आगे बढ़ने की है। दूसरी
जो लास्ट बात है, मेरिट एंड करप्शन। मेरिट पे जिस दिन हम भारत आ जाएगा उस समय करप्शन आपके साइड से शायद अपने आप से ही निकल जाएगी। मेरिट चाहे आप उसमें इंटरव्यू पे सोचें या आप सब्सिडी को डायरेक्ट जो ब्रोकर को बीच में से हटाने का एक बहुत सिंपल तरीका, आप ब्रोकर्स को बीच में से हटा दीजिए, डायरेक्ट कैश ट्रांसमिशन है, जो मनी ट्रांसमिशन है, चाहे वो जनधन योजना के माध्यम से बैंक अकाउंट होल्डर से हो, ये एक अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। नीलम, अगर ध्यान से देखें पिछले वर्ष की स्पीच और आज का भाषण, कुल मिलाकर के प्रधानमंत्री ने क्या कहा? ये कहा कि मंजिल तय कर दी है देश के लिए, डेस्टिनेशन देश की क्या उसको तय कर दिया है, और साथ में ये कहा है इसके लिए टीम इंडिया काम करेगी। मैं भी करूंगा प्रधानमंत्री होने के नाते, लेकिन देश का हर व्यक्ति करेगा। अच्छा, अब ये देखिए कि तमाम सारी चीजें हो गई है ना, अभी जब तमाम सारी चीजें हमने देखा देश के अंदर नहीं हो पा रही, अब उन सारी चीजों को आप लेके आ रहे हैं, और साथ में ये भी है कि अगर आपका कोई नया विचार है आप उसको भी लेकर के आइए। बहुत अच्छी बात कही प्रोफेसर डॉली ने, संस्थाओं को मजबूत करना चाहिए। संस्थाओं को दरअसल और मजबूत किया जा रहा है। हमने जो पिछले दिनों लोकसभा राज्यसभा में देखा, और राष्ट्रपति जी ने जो भी कहा वो भी यही मैसेज है, मजबूत करना है। मजबूत का मतलब ये नहीं है कि आप शोर मचाओ, है ना, मजबूत का मतलब ये भी नहीं है कि आप खामोश हो जाओ। तो इसी पूरे देश में संस्थाएं मजबूत करना। और देखिए भारी परिवर्तन क्या हुआ है, जितनी स्कीम सरकार आज लेकर के आ रही है उनमें ज्यादातर तमाम लोगों को पहले कहा जाता है आप अपने आइडियाज दीजिए। इससे बड़ी आपको बताए संस्था मजबूत करने का आपको एग्जाम्पल क्या मिलेगा? इससे ज्यादा लोकतांत्रिक आपको एग्जाम्पल क्या मिलेगा? जो पहले सोच थी 4 लोगों को इकट्ठा कर दिया जाता था, प्लानिंग कमीशन में बैठा दिया जाता था, अगर वो हो गया बस योजना बन गई, 2-4 सेमिनार हो गए उसको क्रिटिसाइज कर दिया, कहा जाता था संस्थाएं मजबूत हो रही। संस्थाएं मजबूत नहीं हो रही थी, संस्थाएं को कारागार बना दिया गया था। अब संस्थाएं मजबूत हो रही हैं क्योंकि सारी जो प्रोसेस है वो ग्रास रूट है। क्विकली मैं एक पॉइंट कह दूं, सबसे बड़ी बात है कि मंजिल दे दी गई। अब टीम इंडिया में सरकार को काम करना होगा, राज्य सरकारों को काम करना पड़ेगा, हर राजनीतिक दल को काम करना पड़ेगा, जनता को मिलकर काम करना पड़ेगा, क्योंकि जो मंजिल तय कर दी गई है और जो जनता का रिस्पांस आ रहा है और जिस तरह के कमेंट खासतौर से युवा लोगों से, एक बात तो स्पष्ट हो गई नीलम कि देश की जनता और खासतौर से देश के युवा, उन्होंने तो आज घोषणा कर दी कि वो टीम इंडिया के हिस्सेदार। अब जो नहीं बनना चाहते वो उनकी मर्जी। तो ये सीधा संवाद जो आज हमने सुना और जिसकी प्रतिध्वनियां यहाँ पर हमें सुनाई पड़ रही थी, ये टीम इंडिया जो है वो बिल्कुल पूरी तरह से तैयार है, तहे दिल से तैयार है आगे बढ़ने के लिए और एक मजबूत भारत का सपना लिए और उसकी उम्मीद के साथ अपने ठोस कदमों को आगे बढ़ाने के लिए हम सब तैयार हैं। फिलहाल के लिए आज इतना ही। अगले हफ्ते एक नए विषय के साथ आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।